मैं दिनेश प्रसाद एक उत्तर प्रदेश का बहुत ही चर्चित माफिया यानी कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के एक बाहुबली के बारे में कुछ उनके बायोग्राफी पर बात करूंगा। उनके जितने पूर्वज थे उनके भी बारे में कुछ मैं बात करूंगा। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मुख्तार अंसारी के कुछ पिछले उनके जितने पूर्वज थे उनके बारे में मैं कुछ बात बताता हूँ आपको। मुख्तार अंसारी के दादा 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। यानी कि मुख्तार अहमद अंसारी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो उस ज़माने में यानी कि आज़ादी से पहले उस ज़माने में कांग्रेस के पास ये हैसियत नहीं थी कि वो अपना खुद का कार्यालय खोल सके। वो अपनी हवेली उस ज़माने में उनको यानी कि सुरक्षा से अपने दान कर दिए थे कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद अब आते हैं उनके नाना के बारे में, यानी कि नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी पाकिस्तान के जंग में यानी कि 1971 में शहीद हुए। मुख्तार अंसारी के नाना को ऑफर मिला था पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ बनाने का, लेकिन उस ऑफर को अपने देश के लिए उस ऑफर को भी वो ठुकरा दिए कि मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं उन चंद गद्दारों से नहीं हूँ कि जो अपने देश के लिए गद्दारी का एक मैं नमूना पेश करके जाए, जो मुझे देश आने वाली पीढ़ियाँ गाली देंगी। और वो इनकार कर दिए आर्मी चीफ बनने से और वो शहीद हो गए। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया भारत सरकार के तरफ से। और ऐसे उनका अंत हुआ। और उनके चाचा, फिर आता हूँ उनके चाचा यानी कि हामिद अंसारी 2007 में भारत के उपराष्ट्रपति बने, जो उन्हीं के परिवार से हैं। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति बने 2007 में, उनके चाचा थे रिश्ते में। और अफजाल अंसारी और एक बड़े भाई हैं और मुख्तार अंसारी। अफजाल अंसारी भी कई बार चुने गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा सदस्य सांसद बने। और 3 बार तो जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी विधायक बने। और इस समय उनके उसी सीट पर उनके लड़के अब्बास अंसारी विधायक है मऊ सदर से, और उमर अंसारी भी विधायक हैं। यानी कि वर्तमान में एक सांसद 2 विधायक अभी हैं उनके मरने के बाद। तो मुख्तार अंसारी पर काफ़ी राजनीति यानी कि उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है। यानी कि उनको आशंका थी जब जैसे अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, यानी कि पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिसकर्मियों के सामने सरेआम गोली मारी गई। उस समय से ही उनको ये लगने लगा कि दोनों भाइयों को गोली से भून दिया गया उसी हॉस्पिटल के सामने गेट पर। तो उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं सरकार एक जात, एक मजहब, एक धर्म, एक समुदाय पर टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे माफिया नहीं, ब्रजेश सिंह के कैटेगरी का उसी का टक्कर देने वाला यानी कि मुख्तार अंसारी के टक्कर में हमेशा ब्रजेश सिंह था। कहीं 19 नहीं था और कहीं वो 20 नहीं थे, दोनों बराबरी के टक्कर। इनमें अगर सबसे गैंगवार हुआ तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह थे। और इनका शूटर मुख्तार अंसारी का मुन्ना बजरंगी था, जो प्रेम प्रकाश से उसका मुन्ना बजरंगी, वो भी मारा गया जेल यानी कि कोर्ट में मारा गया। उसको कैसे मारा, ये सब सरकार जिस तरीके से जिसको मना के निपटा देती है वो तो अलग बात है। लेकिन मुख्तार अंसारी जितना लोग उसको माफिया बताते हैं, यानी कि अपने बराबरी के लोगों के लिए वो माफिया था, सरकार के लिए माफिया था, सरकार के लिए भी माफिया हो सकता था है। मीडिया के लिए वो एक मीडिया का वर्ग उनको ऐसे
पेश कर रहा है कि बहुत बड़ा वो माफिया यानी कि डॉन था, लेकिन वो गरीबों के लिए वास्तव में एक मसीहा था, जो जिसके लिए उसकी किसी का जो भी ज़रूरत होती थी शादी ब्याह में, लड़के लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में, किसी का तबीयत खराब हुआ उसमें, चाहे जितना उसके दरवाजे पर जो भी गया कोई वापस नहीं आया। अपने ज़मीन में यानी कि पुश्तैनी ज़मीन में लगभग 7 गाँवों को बसाए हैं उसके वंशज। उसके बाप दादाओं ने 7 गाँव को अपना ज़मीन देकर उस पर उन लोगों को कि अपनी ज़मीन देकर, भूमि देकर उनको बसाए हैं और वो उस पर उतना का बस्ती बनी हुई है। और उसको सरकार कहती है कि सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकारी ज़मीन है, उनके बाप दादा के नाम से वो ज़मीन है। सरकार तो जो भी वो उनके तो पीछे ही पड़ी है, तो सरकार का तो उसके विपरीत ही बयान आएगा हमेशा। यानी कि वो भी सी समाज, वो अदर बैक क्लास से यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, इन जातियों अनुसूचित जात अन्य पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद से इन जातियों के लिए वो मसीहा थे, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती थी उन मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर जाते थे और उनका काम हो जाता था। इनके परिवार में, चाहे इनके ऊपर चाहे किसी परिवार में, इनके अंदर किसी पर छेड़खानी और किसी रेप की आज तक कोई एक FIR दर्ज नहीं है। और जो भी FIR दर्ज हुआ उनके जेल जाने के बाद हुआ। मुकदमे तो 2 ही 4 थे, उसके बाद 50 मुकदमे अगर दर्ज करते हैं तो किसी को जेल में बंद करके उसको तो आप हज़ारों मुकदमे दर्ज करते हैं, झूठे मुकदमे फंसा सकते हैं किसी को भी। ये सारे मुकदमे उनके जेल जाने के बाद हुआ। उसके बाद से हत्या तो उनकी रहस्यमय तरीके से हो ही गई, जांच होनी ही चाहिए इसकी। इस सरकार में ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। उत्तर प्रदेश राम राज की बात तो करने वाले, यहाँ तो रावण राज आ गया। जनता मूक दर्शक बनकर देख रही है, राजतंत्र का शासनादेश ला दिए। इस बेदर्द जमाने, इस बेदर्द सरकारें से हम क्या अपेक्षा करें। रोजगार मांगे तो बुलडोजर, नौकरी मांगे तो डंडे, विकास की बात करें तो जेल, हक की बात करें तो डराया धमकाया जाता है। सरकार का विरोध करे तो CBI ED को कब धमक जाए आपके घर किसी को पता नहीं, आपके ऊपर समन कब जारी हो जाए किसी को पता नहीं। ऐसे सरकारों का मंशा अगर है जनता के प्रति, यानी कि जनता के जिस हिसाब से किसी माफियाओं यानी गुंडा बनाने का अगर सबसे श्रेय जाता है तो राजनीतिक पार्टियों को। एक वर्ग अगर कहता है कि मुख्तार अंसारी मारा गया, अतीक अहमद मारा गया, सारे माफिया यूपी से ख़त्म, तो वैसे वैसे अभी 50 से ऊपर माफिया हैं जिन पर 80 से लेकर 100 से लेकर 80 से लेकर 90 से लेकर 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उन माफियाओं का कब सफाया होगा, इसका क्या उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी? क्या उन माफियाओं क्या किसी जाति मजहब से हैं तो क्या वो अपने आप को ऊपर समझते हैं? ब्रिजभूषण सिंह का क्या हुआ, धनंजय सिंह का क्या होगा, ब्रिजेश सिंह का क्या होगा? ऐसे ऐसे कम से कम 50 से 60 ऐसे माफिया हैं जिनका कोई 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज है। उसका उन माफियाओं का क्या होगा? वो माफिया रहेंगे तो उत्तर प्रदेश से क्या माफिया ख़त्म हो जाएंगे? माफिया की तो पहले से ही शुरुआत है, अब कोई नई बात नहीं। आने वाले दिनों में ये माफिया किसी के लिए हमेशा सरदर्द बने रहेंगे। 2-4 माफियाओं को ख़त्म करने से नहीं उत्तर प्रदेश की माफियागिरी ख़त्म होगी, या नहीं उत्तर प्रदेश से राजनीति से माफिया ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आज उसी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ही टिकट मिल रहा है। सारे माफिया यानी कि लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए सारे अब जा रहे हैं, चाहे उसकी औरत लड़े या वो लड़े, या तो माफिया ही लड़ता है और सत्ता तो माफिया के ही हाथ में जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत हो गया, 2-3 माफियाओं को मार दिए किसी एक जाति धर्म के लोगों को तो वहाँ से माफिया ही का अंत हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और इसका सीधा सीधा असर पूर्वांचल के क्षेत्रों पर पड़ेगा। और इसी के साथ मैं दिनेश प्रसाद अपने वाणी को ख़त्म करता हूँ। आगे फिर वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।